हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कशन में टेस्ट पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स, बीओडी के बारे में आपको नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किताबी डेफिनेशन इसका ये कहता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स इन द वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उसको अपना न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। और उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन का डिमांड होता है, यानी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि जो अगर पॉल्यूटेड वाटर है, यानी वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का डिमांड होगा वो ज़्यादा होगा। और क्लीन वाटर में चूँकि डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम होगी। यानी क्लीन वाटर हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देन द पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, क्लीन वाटर हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ बीओडी दैन पॉल्यूटेड वाटर। तो फ्रेंड्स, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया क्लीन वाटर हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ बीओडी दैन द पॉल्यूटेड वाटर, और ये होता है आपको लगभग 5 ppm। यानी इसका मतलब हुआ कि 5 ppm से भी कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है क्लीन वाटर की। और जो पॉल्यूटेड वाटर है वहाँ पर जो इसका वैल्यू होता है दैट इज़ 17 ppm और मोर, यानी 17 ppm यानी 17 पार्ट्स पर मिलियन या उससे अधिक भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो सकता है इन द पॉल्यूटेड वाटर, जबकि क्लीन वाटर में ये 5 पार्ट्स पर मिलियन होता है या उससे कम होता है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे करेक्ट पूछा गया था तो आंसर बन जाएगा इसका 1 ओनली, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉइल इरोजन। यानी भूमि कटाव के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो फ्रेंड्स, भूमि कटाव यानी कि अगर कहीं पर भी होता है तो वो कहीं जा कर के तो जमा होंगे, तो यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो है पोल्यूटेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड है, इट डिसरप्ट्स द वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो फ्रेंड्स, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल भी भूमि कटाव पे डिपेंड्स करता है, यानी कि आपका सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो भी आपका करेक्ट हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे कटाव होता है वहाँ पर ये जो भी हैबिटेट है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, यानी आपके आंसर बन जाएंगे इसमें 1, 2 एंड 3 ऑल, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952 एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ये 1952 में नहीं इस्टेब्लिश हुआ था। 1952 में सबसे पहले ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के रूप में एक बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था, एडवाइजरी बॉडी के रूप में, और इस यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और फ्रेंड्स, इसको यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जब अमेंडमेंट किया गया 2002 में, तो उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि अब इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को रिप्लेस करके एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होना चाहिए। तो फिर 2003 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ is established in 2003 as an advisory body।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप किसी भी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का अगर बाउंड्रीज़ को अल्टर करना चाहते हैं तो आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, पहला और दूसरा आपका इनकरेक्ट है। आपसे करेक्ट पूछा गया तो आंसर बन जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1984 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउंड मैनेजमेंट इन द बिजनेस सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो फ्रेंड्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था 1984 में। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 1984 बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और ये कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और उसके जो गोल थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले तो आंसर टिक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं इसके और भी कुछ गोल्स बता देता हूँ, यानी मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे फॉर द इको एफिशिएंसी आर। सबसे पहला जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन लोड, थर्ड इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ मैन पावर वेस्टेज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स ये आपके 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के, यानी WIC 1984 दैट वाज हेल्ड इन कनाडा एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। आपके ऑप्शन हो गए ऑप्शन बी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स was introduced as a substitute for ozone depleting substances but turned out to be a patent greenhouse gas। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से गैस को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के सब्सटीट्यूट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था बट बाद में वो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस के रूप में उभर के आया? तो फ्रेंड्स दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है आपका उसी को एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इट इज़ बट दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो भी है उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बस इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है। कंट्रीब्यूशन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस में वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, पोटेंशियल जो है वो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का ही सबसे अधिक होता है। आंसर बन गया आपका ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो फ्रेंड्स ये पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी इसमें जो है आपको स्टेट और सेंटर के बीच कुछ रेशियो में कॉस्ट जो है फंड वो उसको निर्धारित किया जाएगा। जैसे जो प्लेन एरियाज़ हैं, प्लेन एरिया जो भी प्लेन स्टेट्स हैं उनमें 60-40 का रेशियो होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स है उनमें 90 और 10 का रेशियो होगा। फ्रेंड्स ये हम लोगों ने यानी इस योजना के बारे में प्रीवियस किसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है हम लोग। आप हमारा प्लेलिस्ट खोलिए, जाइए वहाँ से देखते हुए आइए, और बाकी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है Beneficiaries are identified based on socio-economic caste census 2011 after due verification by ग्राम सभा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा जो 2011 का है उसी को उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द ग्राम सभा।
ठीक है, यानी उसका जो वेरिफिकेशन है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। पहला इनकरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें सेंटर जो है वो कुछ फंड स्पॉन्सर करेंगे और स्टेट कुछ फंड उसमें मिलाएंगे, फिर जा करके ये बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करवाएंगे। उनका प्लेन एरियाज में 60-40 का रेशियो और हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90:10 का रेशियो होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें ओनली 2, जो कि है आपके ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है मीथेन अ ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। तो फ्रेंड्स मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है दैट इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम, तो उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शंस हो गया, वहाँ से ये जनरेट होता है। उसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग से जनरेट होता है, लैंड फील्ड्स एंड वेस्टेज होता है, पैडी फील्ड्स होते हैं। अब ये ऑप्शन देखते हैं, पहला है पैडी फील्ड्स। तो फ्रेंड्स पैडी फील्ड्स तो मीथेन का एक वन ऑफ द सोर्स है ही। उसके बाद सेकंड है कोल माइंस। तो फ्रेंड्स कोल माइंस में भी मीथेन कुछ ना कुछ परसेंटेज में प्रोड्यूस होता ही है, तो आपका ये भी हो गया सोर्स। उसके बाद गार्बेज डंप्स। तो फ्रेंड्स गार्बेज डंप से भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है, यानी मीथेन का जो एक सोर्स है दैट इज़ गार्बेज डंप्स ऑल्सो। तो आपका तीसरा भी आपका जो है करेक्ट हो गया। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके आंसर बनेंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी जो है वहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही मेंशन है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन सीटू कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स कंजर्वेशन के दो वे होते हैं, एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो एक्स इन सीटू कंजर्वेशन होता है वो अगर हम लोग किसी भी वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल हैबिटेट में जाकर के कंजर्व करते हैं, यानी जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पर कंजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यानी कि इसके आप एग्जांपल ले लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो फ्रेंड्स ये सब ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनको हम लोग वहीं पर कंजर्व करते हैं जहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में ही आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो इन सीटू कंजर्वेशन समझ गए। और जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, तो फ्रेंड्स एक्स सीटू कंजर्वेशन वो होता है जब हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला करके कहीं एक जगह बनाते हैं, फिर उस जगह पर अगर कि उस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे हम लोग अपने घर में एक्वेरियम्स रखते हैं, तो फ्रेंड्स एक्वेरियम में जो है मछली को हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके लाते हैं, फिर उसको उसके हिसाब का इकोसिस्टम वहाँ पर बना करके एक्वेरियम में प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग उसको कंजर्व करते हैं। तो उस तरह के कंजर्वेशन को हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गया, या फिर चिड़ियाघर हो गया, जू, एक्वेरियम्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दैट आर एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड हैं के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो इन सीटू है वो आपको समझ में आ गया कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व करते हैं। अब आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ ओनली टेरेस्टेरियल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली के वजह से, क्योंकि इसमें ओनली टेरेस्टेरियल प्लांट नहीं बल्कि सी के भी, दोनों के ही एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो गया। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द पार्ट ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स में बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स ये सभी आते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड्स उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक तरफ पोल्यूटेंट्स का नाम है और दूसरे तरफ उससे रिलेटेड डिजीज़ का नाम है। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला है रिलेटेड डिजीज़ में आप देखिए, सबसे पहला है न्यूमोकोनियोसिस। तो फ्रेंड्स जो न्यूमोकोनियोसिस है वो एक तरह का लंग डिजीज़ होता है, एक तरह का लंग डिजीज़ है दैट इज़ काउज्ड बाय ब्रीदिंग इन द सर्टेन काइंड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। उसमें कोल डस्ट हो सकते हैं, सिलिका हो सकते हैं, एवेस्टस हो सकते हैं। इन सभी के डस्ट को अगर हम लोग ब्रीद इन कर लेते हैं तो उससे होने वाला एक लंग डिजीज़ है दैट इज़ नोन एज न्यूमोकोनियोसिस। तो आपका जो पोल्यूटेंट्स है उसमें कोल डस्ट लिखा हुआ है, तो पहला जो है आपका वो करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। सेकंड इज बिसिनोसिस। तो फ्रेंड्स बिसिनोसिस इज काउज्ड बाय कॉटन डस्ट, ये भी एक प्रकार का लंग डिजीज़ होता है। तो आपका
और इसके और भी डस्ट जो है इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल फाइबर्स हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया। तो आपका सेकंड भी जो है वो करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। और जो थर्ड है दैट इज़ मरकरी। तो फ्रेंड्स मरकरी से जो होने वाला डिजीज़ है दैट इज़ मीनामाटा, और इसके लिए हम लोगों ने एक कन्वेंशन भी देखा हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज़ मीनामाटा कन्वेंशन, जो कि मर्क्यूरल डस्ट से रिलेटेड यानी मरकरी पोल्यूशन से रिलेटेड एक बीमारी है मीनामाटा। और जापान में ये इसका मतलब काफ़ी विस्फोट हो गया था, तो जापान के ही एक सिटी का नाम है मीनामाटा, उसी पर बेस्ड यानी उसी सिटी के नाम पर बेस्ड इस कन्वेंशन का नाम है दैट इज़ मीनामाटा कन्वेंशन। तो इसलिए आपका तीसरा भी जो है वो भी करेक्ट पेयर है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है सेटिंग अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स विल रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो फ्रेंड्स कोई भी मेजर प्रोजेक्ट्स जो है जब उसका अगर इंस्टॉलेशन होना है, इस्टेब्लिशमेंट होना है, तो उससे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स आप लगा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। उस इकोसिस्टम पे जिस पे ह्यूमन का सर्वाइवल डिपेंड करता है, उन सब पे क्या इसका असर पड़ सकता है, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और कोई भी मेजर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस वक्त इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है मैंडेटरी है, चाहे वो क्रूड ऑयल रिफाइनरीज का इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। अब आइए आप पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला है थर्मल पावर स्टेशन। तो फ्रेंड्स थर्मल पावर स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लिए आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो मैंडेटरी है। क्रूड ऑयल रिफाइनरीज के लिए भी है, स्पेशल वेस्ट इंसिनरेशन के लिए भी है, मोटरवेज के लिए भी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए भी है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है। यानी कि जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ सकते हैं, तो उन सभी के लिए जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले इंस्टॉलेशन से पहले मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आपका तीनों ही आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट। तो फ्रेंड्स ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो आखिरी स्टेज होता है उस फूड चेन का दैट इज़ बिग फिशेस। तो फ्रेंड्स बिग फिशेस के केसेस में बायोमास जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका पिरामिड बनेगा दैट इज़ इन्वर्टेड। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड है दैट इज़ इन्वर्टेड नॉट अपराइट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है इन ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट। तो फ्रेंड्स ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ऑलवेज अपराइट। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई सारे ऐसे इकोसिस्टम भी हैं उसमें जो है आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स जो हैं वो इन्वर्टेड भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी और हमेशा अपराइट ही हों। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो फ्रेंड्स तीसरा भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फ्रेंड्स पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो। आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इज ऑलवेज आपका अपराइट बनेगा, यानी कि ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो। तो इसलिए आपका आंसर जो है इसमें कोई भी नहीं बना, 1, 2 एंड 3 कोई भी नहीं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काउजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो सबसे पहले तो जानिए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कोरल्स होते हैं, यानी कि जो भी कोरल रीफ होता है फ्रेंड्स, तो कोरल रीफ जो है वो हमेशा एक
आपको इससे पहले वीडियो में मैंने बायोटिक इंटरेक्शन बताया था, जो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, तो ये सब पैरासाइटिज्म। तो इस प्रकार के 6 बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं। तो उसी तरह से जो आपका कोरल रीफ होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, किसके साथ? जूजेंथली के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जूजेंथली क्या है? तो फ्रेंड्स जूजेंथली एक यूनिसेल्युलर एल्गे होता है, उसके साथ ये जो कोरल रीफ्स होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। यानी जो जूजेंथली है दैट प्रोवाइड कलर टू द कोरल्स। तो फ्रेंड्स कोरल्स को जो कलर प्रोवाइड करता है वही आपका जूजेंथली है। यानी जूजेंथली इज अ यूनिसेल्युलर एल्गे दैट प्रोवाइड्स कलर टू द कोरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जब ये कमज़ोर पड़ने लगता है, यानी कि जहाँ पर इनके जो सिम्बायोटिक जूजेंथली हैं वो उनका अगर लॉस होने लगता है इनको, तो जो कोरल है उनका वाइटनिंग स्टार्ट हो जाता है, और कोरल का ही वाइटनिंग को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कोरल ब्लीचिंग जो है उसके होने के कई कारण हैं। ठीक है, उसके होने के कारण है कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उन पर पड़ता है डायरेक्टली, तो उस वजह से भी जूजेंथली जो है उनका लॉस हो जाता है, और जो कोरल रीफ हैं उनका वाइटनिंग होना शुरू हो जाता है, यानी उनके कलर्स जो हैं वो गायब होने लगते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो एक तो सबसे पहला कारण हो गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, उसका जो अगर एक्सपोजर इंक्रीज कर जाता है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन काउज फॉर द कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद अगर या फिर कोई भी केमिकल्स या फिर कोई भी डिजीज़ हो सकता है उनमें आ जाए। ठीक है, कोई भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स पहला है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इन द रीफ इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के कारण भी जो जूजेंथली का लॉसेस हो जाते हैं, और उसके वजह से इनका कलर जो है वो वाइट हो जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो गया। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकेंड है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमोनिया एंड नाइट्रेट्स एंटरिंग द रीफ सिस्टम। तो फ्रेंड्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी जूजेंथली का लॉस होता है। तो आपका सेकंड भी स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट हो गया। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो फ्रेंड्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के भी अगर डायरेक्ट पड़ता है कोरल रीफ पर, तो भी जो है जूजेंथली का लॉस हो जाता है, और कोरल का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से भी कोरल का ब्लीचिंग हम लोग बोलते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो गया। तो आपका तीसरा भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई यूसेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करते हैं तो उसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है वो नीचे दिए गए हैं। आपसे करेक्ट कंसिक्वेंसेस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग तो इससे इसका इम्पैक्ट जो है वो सॉइल पे पड़ सकता है। सॉइल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, एल्गे ग्रोथ हो सकते हैं, प्लांट लॉस हो सकता है, और वाटर भी कंटामिनेट हो सकता है, और उससे जो है कई सारी बीमारियाँ भी हो सकते हैं आने वाले जनरेशन्स में, जैसे डायरिया हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। तो फ्रेंड्स आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स यूट्रोफिकेशन के कारण कई बार सॉइल ऑर्गेनिजम्स, सॉइल में जो नेसेसरी जो एसेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी लॉस हो सकता है। यानी कि जो एसेंशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स है ये उसको भी किल कर सकता है अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ नॉन नेटिव प्लांट्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉन नेटिव प्लांट्स है वो एग्रेसिव होता है काफ़ी, यानी उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। और अपन ने अगर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता है वहाँ पे जो नॉन नेटिव प्लांट्स है उनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो जाए, और उसके वजह से क्या होगा कि जो नेटिव प्लांट्स है, ठीक है, उनको क्षति हो सकता है। तो इसलिए आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे उसको अगर हम लोग इरीगेट करते हैं, ठीक है, या तो इरीगेट करते हैं या हो सकता है कई बार बारिश होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसको वो चूँकि सॉल्युबल सब्सटेंस होता है तो वो हो सकता है कि मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल जाए, और वो जो वाटर जब सोख हो जाता है मिट्टी में तो फिर वो हो सकता है कि वाटर लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, और वाटर लेवल पहुंचने के बाद जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, और उसके वजह से जो है आने वाले जनरेशन्स में कुछ बीमारियां देखने को मिल सकते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है जो है नाइट्रोजन
की वजह से हो सकता है, दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी ये कॉमन है, ठीक है, इन ह्यूमन बेबीज़। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई यूसेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। तो आपका तीसरा भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है आपका 1, 2 एंड 3, तो आपका 1, 2 एंड 3 होगा करेक्ट। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है विद रेफरेंस टू माइकोराइजा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स माइकोराइजा के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड अ फंगस। तो फ्रेंड्स ग्रीन प्लांट और फंगस के बीच इसका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, बिटवीन एल्गे और बैक्टीरिया के नहीं, ये होता है ग्रीन प्लांट्स और फंगस के बीच में। आपने देखा होगा कई बार कि प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे कुछ फंगल प्लांट्स जो है वो उग जाते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के अगल बगल उग जाते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, यानी कि उस फंगल का भी प्लांट्स को यूज है, यानी प्लांट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो फंगल जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, और उस प्लांट और जो उस फंगस को रिक्वायर्ड है जो भी न्यूट्रिएंट्स का, वो जो है उस प्लांट उसको प्रोवाइड कर देता है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स जो माइकोराइजा है इसका एक एग्जांपल है। माइकोराइजा जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द ग्रीन प्लांट्स एंड फंगस। तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन एल्गे एंड बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड बैक्टीरिया नहीं, बल्कि ये एक ग्रीन प्लांट्स और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है माइकोराइजा असिस्ट द होस्ट प्लांट्स विथ अपटेक ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स किसी भी ग्रीन प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दीज आर द 2 मेन न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं को प्रोवाइड करवाने का काम है उस फंगस का जो उस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, और माइकोराइजा उसका एक एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा बी ओनली, 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 64, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 है Which of the following is are the possible consequences of deforestation। तो फ्रेंड्स जंगलों की कटाई का क्या क्या consequences हो सकता है, तो वो आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है इट अफेक्ट्स द लोकल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया बाय रिड्यूसिंग द इवेपोरेटिव कूलिंग। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इवेपोरेटिव कूलिंग है, यानी कि इवेपोरेशन और इवेपो ट्रांसमिशन, ये दोनों ही जो है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कैरी किया गया एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए आपका जो अगर पेड़ों की कटाई कर देंगे वो बचा ही नहीं, तो इवेपो ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाएगा, यानी इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो अफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल भी वहाँ के लोकल क्लाइमेट का। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज़ वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स। तो फ्रेंड्स जो जंगल है, यानी कि जो पेड़ होते हैं, वो आपका फ्लड्स और ड्राउट्स से भी हमें बचाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगर हम लोग पेड़ों की कटाई कर देंगे तो उससे फ्लड्स और ड्राउट्स के भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल अगर बढ़ाना है तो पेड़ लगाइए। तो फ्रेंड्स इंक्रीज़ नहीं होगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज़ कर जाएगा अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा इसमें 1 एंड 2, जो कि है आपके ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो फ्रेंड्स नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री का नाम इनकरेक्ट दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ
फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। हालांकि बाद में इसको ईयर 1992 में रूरल डेवलपमेंट के लिए के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया और उस डिपार्टमेंट के अंदर इस बोर्ड को रखा गया। तो इसलिए आपका अगर अभी के समय में ये आता है कि अब जो है ये किसके अंदर आता है, तो ये अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया 1992 के अंदर, और उसमें नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड को रखा गया है। तो अब इसका आंसर ये सही हो जाएगा, लेकिन जो इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है it is mainly responsible for the development of wetlands in the non-forest areas in totality by involving local people at every stage of development। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर वेस्टलैंड क्रिएट किया जाता है या डेवलप किया जाता है, तो उसमें लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है, पहला इनकरेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 ओनली। आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है विद रेफरेंस टू बायो मैग्निफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स बायो मैग्निफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी पोल्यूटेंट्स जो है अगर फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इट इज़ इंक्रीजिंग द बायो मैग्निफिकेशन मीन्स द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस अलोंग द फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो प्राइमरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी लेवल ऑफ द फूड चेन तक जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स का वो इंक्रीज होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और एक टर्म बायो एक्यूमुलेशन भी होता है, और बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि वो चूँकि फैट सोल्यूबल होता है और नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता है किसी भी एनिमल से, यानी कोई भी एनिमल्स अगर कोई भी पोल्यूटेंट को कंज्यूम कर लिया तो उसके फैट में वो चीज़ सोल्यूबल हो जाता है और उसके फैट के थ्रू उसके बॉडी में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर अगर उसको किसी बड़े जानवर ने खा लिया, अब सपोज करिए एग्जांपल लीजिए एक मछली का, अगर मछली है उसमें उसने किसी ऐसे पोल्यूटेंट को कंज्यूम कर लिया जो फैट सोल्यूबल है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो वो उसको एक्सक्रीट नहीं किया होगा, उसके बॉडी में वो फैट के रूप में स्टोर हो गया होगा। फिर उसको अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो वो फिर ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है, ह्यूमन के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। और अगर हर एक स्टेज पर पोल्यूटेंट्स का जो है कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हर एक स्टेज पर इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम लोग तो वो इंक्रीज करता चला जाएगा, तो जो ट्रायंगल का बेस होगा वो ऊपर में बन जाएगा, ऊपर में, तो और जो एपेक्स है वो नीचे बनेगा, तो इन्वर्टेड पिरामिड आपका बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ नॉन डिग्रेडेबल एंड फैट सोल्यूबल पोल्यूटेंट्स लीड टू बायो मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो नॉन डिग्रेडेबल होता है और फैट सोल्यूबल होता है, यानी कि नॉन डिग्रेडेबल है तो वो चीज़ जो है आपके शरीर से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, और फैट सोल्यूबल है चूँकि तो वो आपके फैट के अंदर स्टोर हो जाएगा पोल्यूटेंट्स, तो उसी को और उसी से जो है बायो मैग्निफिकेशन होता है, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा बोथ 1 और 2 ऑप्शन सी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू GISAID इनिशिएटिव्स। तो फ्रेंड्स ये GISAID इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये GISAID इनिशिएटिव है दैट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, यानी कि जितने भी नए नए तरह के पेंडेमिक्स, नए नए बीमारियों के कारण जो पेंडेमिक्स आते हैं, तो उन सभी का जीनोम सीक्वेंस जो है वो मंगाया जाता है, यानी जीनोमिक डाटा जो भी कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उनके जीनोमिक डाटा को शेयर करना होता है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है आपको WHO का,
WHO का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम है उसके तहत जो भी ग्लोबल WHO का मेंबर स्टेट है उन सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी आपके यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस है फैले हुए हैं तो उनके आप जीनोमिक डाटा को शेयर करिए ताकि हमें उसके फर्दर स्टडीज़ में मदद मिले। तो उन्हीं के लिए ये इनिशिएटिव है GISAID ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। तो जिसमें हमारा इंडिया के तहत भी दो ऐसे यानी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कोविड-19 के दो ऐसे सीक्वेंस को डिपॉजिट किया जा चुका है GISAID इनिशिएटिव के तहत। फ्रेंड्स इसका जो होस्ट है ऑफिशियल होस्ट इज़ जर्मनी, यानी कि जो GISAID प्लेटफॉर्म है उसका जो ऑफिशियल होस्ट है दैट इज़ जर्मनी। अब आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस टू बेसिक डाटा अबाउट द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है द डाटाबेस इज मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज द डाटाबेस इज़ नॉट मैनेज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो भी डाटाबेस है उनको ओवरसाइट जरूर कर सकता है WHO, बट WHO कैन नॉट होस्ट द डाटाबेस, यानी WHO जो है डाटाबेस को होस्ट नहीं करता है और इसका ऑफिशियल होस्ट आपको मैंने बताया जर्मनी है। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स इसके जो कोलैबोरेशंस हैं यानी GISRS आपका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम है GIP। तो फ्रेंड्स इन सब का या फिर हो गया आपको एक्सपर्ट्स इन द लाइसेंसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इन सब का जो एक कोलैबोरेशन है यानी कि जितने भी WHO के विंग्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस से रिलेटेड, तो उन सब का जो एक कोलैबोरेशन है उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस बोथ कैन टेक पार्ट, ठीक है, यानी बोथ कैन बी द पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आपका पहला और थर्ड तीसरा जो है आपका करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर बनेगा 1 और 3 जो कि है आपके ऑप्शन बी में। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस, यानी नीचे दिए गए गैसेस में से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसेस में आपका वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर तो ग्रीन हाउस गैस है ही। कार्बन मोनोक्साइड, तो फ्रेंड्स कार्बन मोनोक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन आपका ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी आपका जो ग्रीन हाउस गैस है नीचे 2 को छोड़ करके बाकी सभी हैं 1, 3, 4 और 5। तो आपका आंसर में ऑप्शन में देख लीजिए जिसमें 2 नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका पहला स्टेटमेंट है उसमें 2 के वजह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट चूँकि 2 है और 2 स्टेटमेंट जो है आपका कार्बन मोनोक्साइड वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो भी 2 है और डी ऑप्शन में चूँकि 1 है नहीं तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। बचता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका 1, 3 और 5 दिया गया है फ्रेंड्स, 4 नहीं है, इसमें 4 भी आप ऐड कर लीजिए क्योंकि जो 4 नंबर में है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसलिए आपका तीसरा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रासलैंड्स। तो फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है ऑल ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई वास्ट एरिया ऑफ लैंड ओनली एट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो फ्रेंड्स अगर आप एक डिटेल्ड मैप देखेंगे अपने कि कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा क्लाइमेट होता है, तो फ्रेंड्स जो सवन्ना टाइप क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा तो वो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में होता है, तो और वो भी एक ग्रास लैंड है चूँकि, तो इसलिए ये जो लैंड ओनली एट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स लिखा हुआ है तो इसलिए वजह से पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। बिकॉज द ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड्स एट द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, तो इसलिए ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है इसकी वजह से आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है इन इंडिया all grasslands are statutorily protected under the Environmental Protection Act 1986। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ग्रासलैंड्स हैं दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नॉट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस वजह से आपका गलत हो गया। क्यों?
क्योंकि ये आपका जो इंडिया में जो ग्रासलैंड्स है वो दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर WPA 1972। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया, तो आपका आंसर बन जाएगा नन, नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है आपको वो बताना है। तो फ्रेंड्स ग्रीन केमिस्ट्री आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम किया जाता है। तो अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन है अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पोल्यूशन और डिटोरिएशन टू द एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स आपका पहला ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 है इफ़ यू वांट टू सी एशियाटिक लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है वो आपको एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क इज़ रिनाउंड फॉर देयर मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस। तो आंसर इसलिए आपका हो जाएगा गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन ए। और अभी प्रेजेंट में यानी कि 2015 के डाटा के हिसाब से 523 एशियाटिक लायंस जो हैं अभी गिर फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं, 523। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2015 डाटा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स हैं उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट कैन सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनी सोर्स। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल से निकलने वाला हो, उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकता है फॉर द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और वो पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। वो किस एक्ट के तहत है? तो अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है इट कैन ले डाउन द प्रोसीजर्स एंड द सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स ये भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की वो कोई भी प्रोसीजर एक फिक्स कर सकता है या एक सेफगार्ड, ठीक है, जितने भी हैजार्डस सब्सटेंसेस है उनको हैंडल करने के लिए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन कंपेल अ स्टेट गवर्नमेंट टू टेक प्रायर अप्रूवल फॉर डायरेक्टिंग एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोविजंस है यानी और या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो पावर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 के तहत है, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये पावर नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो एक्ट है उसके तहत एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो पावर्स होगा वही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर किसी स्टेट को कोई प्रायर अप्रूवल के लिए कोई बात कहनी हो फॉर द एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर कन्वर्जन इनटू द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस या नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को अगर वो लोग छेड़खानी करते हैं तो उसके लिए जो प्रायर अप्रूवल है इन सब के लिए ये एक तरह से परमिशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आएगा। और वैसे भी फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है तो वो कंजर्वेशन का सवाल आ जाता है। तो इसलिए आपका इसमें जो एक्ट है यानी ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 के तहत है, ना कि एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। पहला और दूसरा आपका करेक्ट है, इसलिए आंसर बन जाएगा 1 और 2 ऑप्शन ए। के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इन द यूट्रोफिकेशन। तो फ्रेंड्स यूट्रोफिकेशन होता है कि अगर वाटर में न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। उसके यानी न्यूट्रिएंट्स के इनरिचमेंट होने के कई कारण हैं, यानी कि जैसे या तो हो सकता है आपने एक्सेसिव यूज़ कर दिया फर्टिलाइजर्स का खेतों में,
ठीक है, और बारिश हुई और वो साने वो वहाँ के जो खेतों में जो पानी बारिश की वजह से जमेंगे और वो पानी जो है ड्रेन करेंगे किसी वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ के वाटर बॉडीज़ में है न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाएगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस तरह से आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट आंसर में आएगा ही। सेकंड है अनट्रीटेड सीवेज। तो फ्रेंड्स इसके वजह से भी यूट्रोफिकेशन हो सकता है, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर हो सकता है, तो सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड है जो है डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स ये भी आपका यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट इज डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्चार्ज की वजह से भी यूट्रोफिकेशन इनरिचमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो सकता है, इसलिए फोर्थ भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। उसके बाद फ्रेंड्स आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो फ्रेंड्स एसिड रेन का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपको पता है कि इससे कई सारे स्किन डिजीजेज हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ लीव्स। तो फ्रेंड्स जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनके प्रीमैच्योर एजिंग हो सकते हैं, ये एक कारण हो सकता है एसिड रेन का, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज हाई प्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस ऑन अफेक्टेड ट्रीज। तो फ्रेंड्स ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, यानी लाइकेंस वगैरह काफ़ी मात्रा में उग सकते हैं किसी भी अफेक्टेड ट्रीज पर, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोनिक ब्रोंचिटिस केसेस। तो फ्रेंड्स तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज एसिड रेन की वजह से जो क्रोनिक ब्रोंचिटिस केसेस हैं इनमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 टेस्ट पेपर 8 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।